जहां एक तरफ वक्फ को लेकर घमासान मचा हुआ है तो वहीं देश के एक और बड़े फैसले को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है और ये चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। एक तरफ जहां सरकार इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा कराने की अब तरफ आगे बढ़ रही है या फिर ये कह लीजिए कि बिल लाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो ये बता रहा है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, बढ़ गई विपक्ष की टेंशन। इसी सत्र में पेश करने की तैयारी, विपक्ष के लिए परेशानी भारी। वन नेशन वन इलेक्शन वो विधेयक जिसे भारत के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार इसे पेश कर सकती है। चर्चा तो पहले से हो रही थी, लेकिन इस मुद्दे पर बनी समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बयान देकर इसे जल्द पेश करने के संकेत दे दिए हैं। कानपुर पहुंचे रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह विधेयक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अर्थशास्त्रियों की माने तो इससे जीडीपी भी बढ़ जाएगी। इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। रामनाथ कोविंद और इस बिल को लेकर सरकार की गंभीरता को देखते हुए एक बार फिर विपक्ष टेंशन में है। एक तरफ जहां वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष को लगता है कि यह भारत के लिए फिट नहीं है। रामनाथ कोविंद का बयान को अर्थशास्त्र से ना जोड़कर देखने की सलाह देते हुए तारिक अनवर कह रहे हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से फेडरल स्ट्रक्चर में यह संभव ही नहीं है। की अपनी समझ हो सकती है, लेकिन इसका अर्थशास्त्र से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और जैसा हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार एक फेडरल स्ट्रक्चर में ये संभव ही नहीं है कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन हो। अब सवाल उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है। एक तरफ इसे लागू कर देश का करोड़ों रुपया और लोगों का समय बचाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि इससे जहां लोगों का फायदा होगा, तो वहीं विपक्ष को इससे अपना हित सधता नहीं दिख रहा है। तभी तो विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर विधवा विलाप कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली की सत्ता करो या मरो का जंग का मैदान बन चुका है। तभी तो अरविंद केजरीवाल सत्ता हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हर बड़ा नेता जो है वो बेल पर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। तो इधर अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों की सूची में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये आप में बड़े बगावत की दस्तक है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उनकी चुनावी तैयारियां तारीखों से भी आगे चल रही हैं। लेकिन क्या इस जल्दबाजी के पीछे एंटी इनकम्बेंसी का डर है, और इसीलिए केजरीवाल की पार्टी ने मौजूदा विधायकों की लिस्ट पर ताबड़तोड़ अंदाज में कैंची चलाना शुरू कर दिया है। और इसी के विरोध में क्या अब आम आदमी पार्टी में बगावत तो नहीं होने वाली है? यह सुगबुगाहट दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन बगावत की बू कैसे आई? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बातें होने लगी थी। दिल्ली की 70 में से 15 सीटें कांग्रेस को देने की चर्चा थी और 2 से 3 सीटें इंडी गठबंधन के दूसरे साथियों को देने की भी खबरें आई थी। इससे आम आदमी पार्टी के विधायकों के जाहिर तौर पर टिकट काटे जाने थे, जिसका डर था। लेकिन केजरीवाल ने आकर गठबंधन से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि चौथी बार भी अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। बस नहीं होगा।
कांग्रेस के साथ सीटें भले नहीं बटे, लेकिन केजरीवाल कैंप में वैसे भी खलबली मची है। खबरें थी कि ज्यादातर विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, तो वो एकजुट होकर पार्टी के खिलाफ उतर सकते हैं। लामबंद होकर बैठक की भी खबरें थी, लेकिन स्पीकर रामनिवास गोयल ने अपने घर ऐसी किसी बैठक के होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बगावत की आशंका की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें 27 विधायकों में से 24 के टिकट काट दिए हैं, यानी अब तक करीब 89% टिकट आम आदमी पार्टी काट चुकी है। और इनकी दूसरी लिस्ट में तो 20 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। इनमें सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान भी शामिल है, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और तुरंत कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी। वहाँ समानता की बात थी, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात थी। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या दलित भाई हो, जो भी हो, सबको साथ लेके चलने की बात थी, जिस पर पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतर रही थी। मौजूदा विधायकों के केजरीवाल टिकट काट रहे हैं तो दूसरी पार्टियों से आने वालों को टिकट दे रहे हैं। पहली सूची में 11 में से 6 प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए थे, जिन्हें टिकट मिला है। इसे देखकर आप में आने वालों की रफ्तार बढ़ गई है। तभी तो नजफगढ़ से निर्दलीय पार्षद तरुण यादव और मीना यादव आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आज केजरीवाल जी की नीति से प्रभावित होकर और अपने सभी साथी उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने आज पार्टी ज्वाइन की है। केजरीवाल कैंप में जो नए आएंगे, क्या वो सब टिकट पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो मौजूदा नेता फिर कहां जाएंगे? बस आप में बगावत की खबरों के पीछे यही सवाल है। वैसे भी बगावत की बातें यूं ही नहीं हो रही। पार्टी भले इनकार कर रही है, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है मतलब आग तो कहीं लगी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की पूरे देश में चर्चा है, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली के फिजियोथेरेपिस्ट अरविंद की आत्महत्या के मसले को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी है, या फिर ये कह लीजिए कि उनकी आत्महत्या का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने भी अपनी पत्नी की प्रताड़ना और कोर्ट कचहरी के पचड़ों से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया था, लेकिन 7 साल बाद भी उनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, इंतजार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। महज 4 दिन बाद फिर से अरविंद की तस्वीर दीवार पर टंगी होगी, जिसमें वो मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन अब भी सामने खड़ा परिवार गम के आंसुओं में डूबा होगा। बेंगलुरु के एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड केस की पूरी देश में चर्चा है। पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर अतुल ने घातक कदम उठाया और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। अतुल के केस में कई लोगों पर आरोप है। पत्नी के झूठे मुकदमे, तारीख पर तारीख और लचर न्याय व्यवस्था। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। आज से ठीक 7 साल पहले अतुल की तरह दिल्ली के अरविंद ने भी ऐसा ही घातक कदम उठाया था। अरविंद की भी समस्या अतुल जैसी थी। वो भी झूठे मुकदमों और कोर्ट की तारीख से परेशान हो उठा था। 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, उसमें आप पन्ना नंबर 13 देखिए। मैं अपने दर्शकों को भी अगर दिखाऊं तो इसमें आप देख पाएंगे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेरी मौत की जिम्मेदार सबसे पहले हो तो अंधा कानून। तो कहीं ना कहीं कानून के सामने वो कैसे लड़ रहा था। बात साल 2017 की है और महीना भी दिसंबर का था। दिल्ली के यमुना विहार निवासी अरविंद पर उनकी पत्नी ने कई झूठे केस लगाए थे। तंग आकर अरविंद ने 15 दिसंबर 2017 को ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी थी। अरविंद ने भी मरने से पहले 23 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। उसमें देश की न्याय व्यवस्था से नाराजगी थी। पत्नी के लगाए आरोपों से अरविंद के खिलाफ कई सालों तक मामला कोर्ट में चला। अदालत के चक्कर लगाते लगाते अरविंद ने वकालत भी कर ली और अपना केस खुद लड़ने लगा।